तो गाइस आज अपन लोग सारी इम्पोर्टेंट कंट्रीज कवर करने वाले हैं सिर्फ एक ही वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंट्री। पहले मैं ये बता देता हूँ थोड़ा ऑर्डर। ये फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट, थर्ड लार्जेस्ट, फोर्थ लार्जेस्ट। पहले इनमें डिस्प्यूट था यूएसए चाइना में लार्जेस्ट के बिटवीन, बट यूएसए ज़्यादा लार्जेस्ट है। आप गूगल पर भी सर्च करोगे तो। फिफ्थ लार्जेस्ट ब्राज़ील। फन फैक्ट, ब्राज़ील फिफ्थ लार्जेस्ट एरिया वाइज भी है, पॉपुलेशन वाइज भी है। ओके। सिक्स्थ लार्जेस्ट ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ लार्जेस्ट इंडिया एंड एट्थ लार्जेस्ट अर्जेंटीना। इससे ज़्यादा नहीं आता है। एक और चीज़, ये जो चिली है ये लॉन्गेस्ट कंट्री है टाइप से, एंड लॉन्गेस्ट एंड नैरोएस्ट कंट्री। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये चिली पे मार्क करना। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर इसको जो है कैपिटल ऑफ कॉपर के नाम से जानते हैं पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉपर इधर ही मिलता है। इवन यहाँ पर चुकी का माटा एक कॉपर माइन है, वो भी यहाँ पर ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं, अर्जेंटीना। इसका क्या है, अर्जेंटीना नहीं, ब्राज़ील ने सबसे ज़्यादा फुटबॉल के मैच जीते हैं। अर्जेंटीना क्यों है फेमस, यहाँ पर इधर बॉर्डर पे एक लेक है टिटिका। आप सर्च करोगे तो हाईएस्ट लेक, तो उसका नाम आता है टिटिका माका, ऐसी कुछ नाम है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ। ठीक है, अब अपन बात करते हैं लैंड ऑफ कंट्रीज़ की। जो दो कंट्रीज़ नहीं जिनके पास एक्सेस नहीं है इधर सी का, तो ऐसी कितनी कंट्रीज़ है। तो ऐसी कंट्रीज़ जो है काफ़ी लिमिटेड है, लेकिन मेन जो क्वेश्चन आता है वो है, इसे कहते हैं लैंड लॉक कंट्री। ठीक है, क्वेश्चन आता है कौन सी डबल लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। तो वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ दो ही डबल लैंड लॉक कंट्रीज़ हैं। पहली है उज्बेकिस्तान। ये प्रॉपर तरीके से डबल लैंड लॉक है, मतलब वो कंट्रीज़ ये ऐसी कंट्रीज से घिरी है जो दूसरी कंट्रीज़ भी एक टाइप से लैंड लॉक है। तो ये डबल लैंड लॉक है। और एक है लिंचस्टीन इधर मैप में तो यहीं कहीं होगा। ठीक है, टाइम ना वेस्ट करते हुए अपन मेन जल्दी करते हैं। ग्रीनलैंड, इसके ऊपर डेनमार्क का कब्जा है, वैसे मैं बता दूँ। ठीक है, अब अपन जो है एक करके कंट्रीज लेना स्टार्ट कर देते हैं। ये जो मैक्सिको है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिल्वर मिलता है। ठीक है, एंड अगर पूछे डायमंड सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, रशिया में। अब एक फेमस क्वेश्चन है, इंडिया के अंदर डायमंड सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, एमपी, और एमपी के अंदर भी पन्ना। मैं आपको बता दूँ, उधर बस 200-300 रुपये में आप जो है ज़मीन को किराए पे ले सकते हो और ख़ुद ही माइन वगैरह कर सकते हो, डायमंड अगर निकल जाए। लेकिन क्या है, उसके डायमंड बहुत ज़्यादा साइज़ में छोटे होते हैं, इसलिए वो थोड़े से कम वैल्यूएबल होते हैं, और बाद बाकी टैक्स वैक्स तो भरना ही पड़ता है उसके लिए। इसलिए भाई उधर जो लोग माइन करते हैं ना डायमंड पन्ना के अंदर, एमपी के अंदर, तो वो उसको डायमंड को छुपाने के लिए जो है कुछ भी करने लगते हैं। एक हाथ ने तो जो है इसको निगल ही लिया था। खैर, ऑफ द टॉपिक नहीं जाते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर 3-4 कंट्रीज़ को छोड़ के बाद बाकी की इम्पोर्टेंट नहीं है, और वो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं है। इजिप्ट, अल्जीरिया, लीबिया और ये सोमालिया, ध्यान रखना। ये एक्चुअली हॉर्न सा बनाते हैं, उसमें ये वाली कंट्रीज़ इंक्लूडेड है। ठीक है, ये आपको मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दिखा देता हूँ। ये देखो, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। अब यहाँ से सबसे ज़्यादा ऑयल कैसे जा रहा है, क्योंकि यहाँ है साउथ अरेबिया, ईरान, इराक। ऑयल से याद आया वेनेजुएला के पास वर्ल्ड में सबसे बड़ा पेट्रोलियम का रिज़र्व है। बट दिक्कत ये है कि उसका जो रिज़र्व है ना, वो एकदम प्योर नहीं है, उसमें इम्प्योरिटीज़ है, इसलिए ये थोड़ा सा, वैसे तो इम्प्योर भी है, स्टिल इसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज है। और एक वो होती है ऑर्गेनाइजेशन, नाम मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ, उसके अंदर वेनेजुएला को ज़बरदस्ती इंक्लूड किया गया था, क्योंकि ये सस्ते में पेट्रोल बेच रहा था और दूसरी कंट्रीज से। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट जगह भी देख लो। माउंट फूजी, वैसे ये कोई बहुत बड़ा माउंटेन भी नहीं है, बट मेन चीज़ क्यों ये फेमस है
क्योंकि ये जापान के अंदर इसका ट्रेडिशनल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक बहुत कॉमन मिथ है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना स्पेस से बिना किसी इंस्ट्रूमेंट से नेकेड आई से देखा जा सकता है, लेकिन ये एक मिथ है, ऐसा नहीं हो सकता है और होता भी नहीं है। ठीक है, अपन दूसरी कंट्रीज़ पे चलते हैं। ठीक है, एक और चीज़, ये कैपिटल्स वगैरह सबकी याद रखना कि किसकी क्या कैपिटल है, ये आती है। पूरे एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर है इसके अंदर दिया होगा यांगत्जे रिवर, जो कि चाइना के अंदर भी लॉन्गेस्ट है, तो पूरे एशिया के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर है। लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉन्गेस्ट रिवर पूछे तो उसका आंसर हो जाएगा नाइल। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करती है, तो उसका कॉन्गो हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम दूसरी कंट्रीज पर चलते हैं। क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कैपिटल है जो पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऊंचाई पे इस्टेब्लिश है, तो बोलीविया की कैपिटल है लापास। ठीक है, याद रखना इसकी 2 कैपिटल है। और हाँ, एक क्वेश्चन ये भी आता है कि किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो उसका आंसर भी बोलीविया ही है। इसके पास समथिंग 33 अराउंड, मेरे को याद नहीं आ रहा, बट सबसे ज़्यादा इसी के पास है, अराउंड 30 समथिंग। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। जापान पे काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं क्योंकि इसके एरिया की वजह से। और मैं बता दूं, एक रिंग ऑफ फायर होता है। ठीक है, इस वाले मैप में आपको थोड़ा कम समझ आएगा। वो एक्चुअली में ऐसा होता है, यहाँ से लेके और ये यहाँ तक। अब क्योंकि वर्ल्ड तो गोल है, लेकिन ये मैप थोड़ी गोल है, इसलिए इसमें थोड़ा कम दिख रहा है। जैसे कि आप ये देख सकते हो, ये जो अलास्का का रीजन है ना, ये अलास्का का रीजन पहले रशिया का था। रशिया ने उसको यूएसए को बेच दिया, इसलिए यूएसए ने यहाँ कनाडा पे एक टाइम पे अटैक भी किया था, क्योंकि वो यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी चाहता था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा उसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्ट्रेट इन दोनों को कैंसिल करती है, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, और एक और बात, एक रिवर्सल मानसून जब होता है, एक तो अपन को पता है यहाँ से मानसून जाता है यहाँ, जब एक टाइम पे यहाँ से यहाँ आता है ना, तो ये बे ऑफ बंगाल का पानी हवा से उड़ा के वो इधर स्पेसिफिकली तमिलनाडु में बारिश कर देता है, तो ये भी। और हाँ, सर्दियों में बारिश अपने यहाँ कैसे होती है, तो वेस्टर्लीज से होती है, जो कि इस वाली साइड से आते हैं। वेस्टर्लीज ट्रेड विंड्स का ही नेम है। ठीक है, अब अपन चलते हैं कि कुछ वन लीनियर क्वेश्चन पे जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा लेक्स है, कनाडा। ठीक है, याद रखना, ये आप देख भी सकते हो। ठीक है, इंडोनेशिया नहीं है उसका आंसर। अब क्वेश्चन आता है किस कंट्री के पास सबसे ज़्यादा आइलैंड है, उस पर लिखा रहता है इंडोनेशिया फ़ोन पे। लोग आते हैं, टिक करके चले जाते हैं, लेकिन वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसका आंसर है स्वीडन। अब आपको लगेगा कि अरे यार, यहाँ कौन सी वो दिख ही नहीं रही है ये तो आइलैंड वगैरह। तो बात ऐसी है कि इसके जो आइलैंड है वो बहुत छोटे छोटे हैं, जो मैप में दिख भी नहीं रहे हैं, तो यही रीज़न है। तो इंडोनेशिया नहीं है आंसर स्वीडन है। किस कंट्री को मिडनाइट ऑफ द सन भी कहते हैं, तो इसका आंसर है नॉर्वे। क्यों है इसका आंसर नॉर्वे, क्योंकि यार उधर क्या होता है ना कि मिडनाइट में भी एक छोटा सा बल्ब के जैसे सन चमकता रहता है, और उसका रीज़न क्या है, क्योंकि वो पोलर रीजन के बगल में है। ठीक है, सबसे पहले अब एक बात बताओ, सन जब ईस्ट से निकलेगा, ईस्ट साइड से, तो वो इस पूरे एरिया में से सबसे पहले किस एरिया पे आएगा, दिखेगा मतलब, तो वो जापान है। इसलिए इसे इसके पास कोई टाइटल है सन का, तो वो ही कहते हैं इसे। ठीक है, अब अपन दूसरी कंट्रीज़ पे आते हैं। ठीक है, ये तो आपको मैं ऐसा मान के चलता हूँ बेसिक्स वगैरह आपको सब पता होंगे कि 5 ओशियन है, 7 कॉन्टिनेंट है। अपने क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऐसे कौन से 2 कॉन्टिनेंट हैं जो सिमिलर से दिखते हैं, तो वो ये है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन एक ही बार आया है।
अब मेन चीज़ पे बढ़ते हैं। ये जो सारी के सारे कॉन्टिनेंट है, ये एक टाइम पे सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे प्रॉपर, और उसे कहते थे पैंजिया। और ये जो है थ्योरी जिसने दी थी, उसका एविडेंस क्या है? एविडेंस ये है कि जो जो चीज़ें यहाँ पर मिली हैं उसकी मिट्टी में, यहाँ तक कि माइंस के अंदर भी इधर जो जो मिला है वही इधर है, यहाँ तक कि वो वाले जानवर भी दोनों की इधर कोस्ट लाइन पे सीन है। और आप देख भी सकते हो ये वाला पीस इससे कितना ज़्यादा सिमिलर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंडिया के पास कितनी नेबरिंग कंट्रीज़ है? तो अगर मेन लैंड की बात करें तो वो 7 हो जाएगी, लेकिन अगर उसमें मरीन लैंड ऑल्सो मिला, मरीन लैंड नहीं, जो एकदम मरीन से कंट्री शेयर करती है बॉर्डर, तो वो श्रीलंका और इधर मालदीव्स हो जाएगा, तो वो 9 हो जाएंगी। टोटल पूछे तो वो 9 है, लेकिन मेनलैंड से पूछे तो 7 है। और यहाँ पर जो इसकी कोस्ट लाइन का जो किलोमीटर में इसकी वो दी थी डिस्टेंस, वो भी चेंज हो चुकी है। पहले कुछ 7,000 थी, बट अभी वो 11,000 तक जा चुकी है, क्योंकि उसमें अब अपन कोलंबिया तक उसको जो ऐड करते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी और भी कंट्रीज़ की, यूरोप की। मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग के टाइम पे यूरोप काफ़ी डेवलप था, तभी तो उसने कॉलोनाइज़ करना स्टार्ट कर दिया। क्वेश्चन आता है, किस यूरोपियन पावर, आपको पता ही होगा वास्को डे गामा ये पुर्तगाल से सबसे पहले यहाँ से आ गया था। और इवन इंडिया को किस का यूरोपियन पावर ने सबसे लेट छोड़ा था, वो भी जो है इसका आंसर वो पोर्तुगीज़ ही है। गोवा के अंदर पोर्तुगीज़ को विजय ऑपरेशन करके भगाना पड़ा था, नहीं तो वो जा ही नहीं रहे थे। अब क्वेश्चन आता है कि लार्जेस्ट लेक कौन सी है वर्ल्ड की? तो इसका आंसर कैस्पियन सी है। भले ही इसका नाम ये सी है, बट ये कैस्पियन सी जो है एक्चुअली में एक लेक है, क्योंकि आप देख भी सकते हो चारों साइड से कवर है। तो कैस्पियन सी लार्जेस्ट लेक है। बट अगर ऐसा पूछे फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक कौन सी है, तो वो यहाँ से शिफ्ट होके इधर कहीं लिखा होगा लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर ये क्या है, बहुत छोटा, हाँ देखिए लेक सुपीरियर ये है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अब क्वेश्चन आएगा फ्रेश वाटर की डीप लेक बताओ, जो कि वॉल्यूम में काफ़ी डीप है, तो वो रशिया की बैकाल लेक है, ये लिखा हुआ है बैकाल लेक। ठीक है, अब पूछे कि सबसे ज़्यादा ठंडी जगह अर्थ पे कौन सी है? तो वैसे तो वो एंटार्क्टिका है ऑफ कोर्स, बट वो जगह जहाँ लोग रहते भी हैं, तो फिर आंसर हो जाएगा एक रशिया का विलेज है ओमियाकोन। ठीक है, तो अब हम, और ये सब आप 7 वंडर्स याद रखना। ताजमहल तो अभी आया 7 वंडर्स में। द ग्रेट पिरामिड्स इजिप्ट ये हट चुका है 7 वंडर्स के अंदर से। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं। हाँ, एक और मैप देख के मेरे को याद आ गया, एक क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका जो मैप है ना वो दोनों साइड से अलग है, मतलब आगे कुछ और छपा है, पीछे कुछ और छपा है। तो वो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही है, अपना पेरू। ठीक है, इसके अंदर मैं देख रहा था कहीं हो तो, बट इसमें नहीं दिया है, मतलब पेरू के दोनों मैप नहीं दिए हैं इसमें, दोनों साइड के। एक और बात, ये जो इंडिया है ये पहले यहाँ नहीं था, ये यहाँ था, मेडागास्कर से अलग होके यहाँ चला गया। मेडागास्कर भी इससे कनेक्टेड था। ठीक है, और वेनेजुएला की देखो, इन सब की ग्रासलैंड्स भी हैं, कुछ कुछ अलग अलग नाम होते हैं। तो जो इनके ग्रासलैंड्स है उसको तो याद ही रखना कि जो है किसका क्या नाम है। जैसे कि ब्राज़ील का ग्रासलैंड का नाम पंपस है, वो सॉरी वेनेजुएला का, तो ये सब याद रखना। ठीक है, एक और बात, ये जो चैड कंट्री है इसकी सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट है पूरे वर्ल्ड में, इससे ज़्यादा नहीं है किसी की। इसमें ये जो ताइवान है ये अलग से दिया है। एक और चीज़ मैं बता दूँ, ताइवान जो है एक्चुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट कंट्री है। ताइवान कुछ ऐसे मटेरियल एक्सपोर्ट करता है पूरे वर्ल्ड में जिससे सेमीकंडक्टर्स आइटम बनते हैं, जो चिप के अंदर यूज़ होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं।
इंडिया अपनी खुद की टीवी और प्रिंटर वगैरह नहीं बनाता है। टीवी चाइना से आती है, प्रिंटर जापान से, क्योंकि उसके अंदर उसको जो है एक्चुअली में एक्सपोर्ट का खर्चा कम लगता है मैन्युफैक्चरिंग से, तो हाँ वो एक्सपोर्ट ही कर लेता है। ठीक है, लेकिन आप कहोगे यार मैंने तो बहुत सारी इंडियन कंपनीज देखी है ये वो, लेकिन वो मैन्युफैक्चर नहीं करती। वो क्या करती हैं, वो एक्सपोर्ट करती हैं उसके आइटम्स और असेंबल करके बेच देती है। इसलिए चाइना के अंदर अगर आप जाओ तो टीवी आपको सस्ती मिल जाएगी। ठीक है, बाद बाकी की आप ये सब कैपिटल करेंसी और ग्रासलैंड ये सब तो ध्यान ही रखना। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंट्री पे चलते हैं। अभी सऊदी अरेबिया और यूएसए का थोड़ा रट्टा चल रहा है, इसी की बात तो नहीं करेंगे अपन, क्योंकि उधर यूट्यूब पर वैसे भी बहुत सारी वीडियो तो पड़ी है उससे रिलेटेड। एक क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए लेटिन अमेरिका किसे कहते हैं? आपने पढ़ा होगा ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है। लेटिन अमेरिका कौन सा है? तो मैक्सिको का पार्ट यहाँ तक ये लेटिन अमेरिका है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो मैंने आपको बताई थी ना एक बार, डायमंड सबसे ज़्यादा रशिया में पाए जाते हैं, तो उधर एक स्पेसिफिक जगह है बोट्सवाना, वहाँ पर मिलते हैं। और अपने इंडिया में कौन सी बताई थी मैंने? पन्ना डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, याद रखना। और ये तो सबको ही पता है कि गंगा लॉन्गेस्ट रिवर है अपनी इंडिया के अंदर, लेकिन जो एक और बात है कि कौन सी रिवर है जिसका वॉल्यूम से वो काफ़ी बड़ी है पूरे वर्ल्ड में, तो ब्राज़ील के अंदर है अमेज़न रिवर। ठीक है, अमेज़न फॉरेस्ट को एक टाइटल भी मिला है लंग्स ऑफ द अर्थ, ऐसे ही कुछ है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है अकेले ही। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक उरुग्वे। क्वेश्चन आता है कि किस कंट्री में सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज हुआ था और किस कंट्री ने जीता? तो दोनों का आंसर उरुग्वे ही है, क्योंकि उरुग्वे ने ही किया था, ऑर्गेनाइज वही जीता था। उरुग्वे की जो लिटरेसी रेट है ना, अर्बनाइजेशन, इसका परसेंटेज लिटरली 99% है अर्बनाइजेशन का। तो हाँ, ये डेवलप कंट्री है। कुछ और फैक्ट्स भी मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल रिसोर्स से बनाता है, लेकिन ठीक है इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। यूएसए की कुछ सिटी को भी आप ध्यान रखना, जैसे कि शिकागो जहाँ पर उनने वो दिया था, स्पीच दी थी स्वामी विवेकानंद ने। और भाई वो जो शिकागो सिटी है वो फेमस है मीट के लिए। ठीक है, ये भी याद रखना। यहाँ तक कि जो एक वो है ना, इसका नाम है लॉस एंजल। यूएसए के अंदर एक जगह है लॉस एंजल, तो लॉस एंजल फेमस है हॉलीवुड के लिए पूरे वर्ल्ड में, जैसे अपन जानते हैं। इवन उसका लोग उसको हॉलीवुड के नाम से डायरेक्ट बुला देते हैं लॉस एंजल कहने की जगह। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स तो नहीं है, लेकिन ये मैं बता देता हूँ। मेक्सिको के अंदर 2 टाइप्स के मुस्लिम हैं, सुन्नी एंड, चलो ये सब छोड़ो, इम्पोर्टेंट बातें करते हैं अपन बस। यूएसए का जैसे कि ये फिफ्थ वो है, ये यूएसए के अंदर जो मैप है ना वो 50 स्टार उसमें रहते हैं, आपको पता ही होगा। तो 50 स्टार्स इसकी प्रोविंस बताते हैं। ये 50th प्रोविंस है अलास्का। ठीक है, 49th कौन सी है? हवाना। इधर मैप पे ये आपको दिख कहाँ रहा होगा, काफ़ी छोटा है, दिख नहीं रहा होगा। हवाना इसकी 49th कैपिटल है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ा वॉल्केनो भी उधर ही मिलता है। मतलब उधर वो पूरी लैंड ही वो जो है पूरी एक टाइप से कह लो 49th प्रोविंस वो वॉल्केनो से ही बना हुआ है। ठीक है, उसे यहाँ तक कि स्क्वायर रोड ऑफ दी वर्ल्ड के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, अपन दोबारा से यहाँ आते हैं। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज़ के फैक्ट्स ज़्यादा याद रखना, जैसे कि कैपिटल वगैरह तो करना ही करना है। और ये इसका ये क्या कहते हैं, रैंकिंग की
इंडिया से कौन सी कंट्री कितना क्या बॉर्डर शेयर करती है? सबसे ज़्यादा शेयर कौन सी करती है? बांग्लादेश। सबसे कम कौन सी करती है? अफ़गानिस्तान। बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि अफ़गानिस्तान शेयर भी करती है इंडिया से बॉर्डर। करती है, बिल्कुल करती है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता है एक कि सबसे बड़ा जो माउंटेन है, नहीं, जो पीक है वो कौन सा है? इंडिया का सबसे बड़ा जो पीक है वो है नंगा पर्वत। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर अगर आपने लगाया तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि नंगा पर्वत पीओके में आता है, और क्योंकि पीओके पे अपना अभी कंट्रोल नहीं है तो इसका आंसर कंचनजंगा हो जाएगा। सही है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि मैंने काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बता दी। और भी हैं लेकिन अभी के लिए मेरे को याद भी नहीं आ रही है। जैसे कि ये इस वाले एरिया को यूके कहते हैं, बट सेपरेटली या अलग अलग कंट्री है, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप, हाँ, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि अभी के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, वो है कंप्यूटर रिलेटेड थिंग्स, जिसके अंदर वो थोड़ी बाहर की कंपनी वगैरह की भी चीज़ें पूछ लेते हैं। जर्मनी क्यों फेमस है? ये जर्मनी जो है वो इंजीनियर्स के लिए फेमस है, याद रखना। क्वेश्चन पूछ लेगा गूगल का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, और ओरेकल का, मतलब बहुत सारे। तो मोस्टली यूएसए में। अगर आपको कोई सा हेडक्वार्टर नहीं भी आता है, आप यूएसए लगा देना, बहुत हाई चांसेस है कि सही हो जाए। इंडिया के बड़े ब्रांड के नाम थोड़ा याद रखना, जैसे कि पेटीएम इंडिया ने बनाया, फ्लिपकार्ट इंडिया ने बनाया है, और फ़ोनपे इंडिया ने, फ़ोनपे का नहीं पता मेरे को, हाँ शायद इंडिया ने बनाया, क्योंकि फ़ोनपे हिंदी नेम भी है। ठीक है, और दूसरी कंपनीज जैसे कि सुजुकी, होंडा, ये सब जापान की है। ठीक है, और साउथ कोरिया की इकलौती कंपनी जो वर्ल्ड वाइड फेमस है वो है सैमसंग। ठीक है, ये भी याद रखना। एक्सियोमी जो फ़ोन की कंपनी है वो चाइना की है। चाइना की तो काफ़ी सारी कंपनीज भी हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पर ये खैर फन फैक्ट ही है कि पापुआ न्यू गिनिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्राइम्स वगैरह पाए जाते हैं, लेकिन ये तो खैर इम्पोर्टेंट बात नहीं है ज़्यादा। ठीक है, एक चीज़ लेकिन मैं बता दूँ, जो यूरोपियंस हैं, खासकर ब्रिटिशर्स, उनने अपने 2 मिशन सबसे पहले इंडोनेशिया में लॉन्च किए थे। ये मैं तब की बात बता रहा हूँ जब वो इंडिया में फ़र्स्ट टाइम ट्रेड करने पे आए थे। अब क्वेश्चन आता है कि उनने फैक्ट्रीज वगैरह कहाँ क्या सेटअप की थी पहले ही। देखो, इसका आंसर थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, क्योंकि वैसे तो उन्होंने सबसे पहले फैक्ट्री जो है मसूलीपट्टनम में लगाई थी। कैसे लगाई थी? देखो क्या हुआ था, वो ब्रिटिशर सबसे पहले यहाँ आए, उस टाइम पे जहांगीर जो थे वो राजा थे मुग़ल एम्पायर के। तो उनने जो है अपने किसी आदमी को भेजा था, विलियम हॉकिंस करके, कि थोड़ा परमिशन लेने के लिए, कि उस टाइम पे जो मुग़ल एम्पायर था वो तो काफ़ी बड़ा था, तो उनने परमिशन लेने के लिए भेजा था, तो उसे परमिशन मिली नहीं। तो लेकिन वो जब तक क्या कर सकते, तो उनने एक ऐसी जगह पे फैक्ट्री लगाई जहाँ मुग़ल एम्पायर का उस टाइम पे इन्फ्लुएंस नहीं था, तो वो थी मसूलीपट्टनम। यहाँ पर बहुत सी कंपनीज लग चुकी है, जैसे कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी मसूलीपट्टनम में सबसे पहले लगी थी। बस पोर्तुगीज़ ही थी जो यहाँ कालीकट में सबसे पहले उन्होंने फैक्ट्री लगाई, फिर यहाँ से वो गोवा शिफ्ट हो गए। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आए कि मुग़ल एम्पायर में सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, तो वो तो सूरत हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले वो मसूलीपट्टनम में भी ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं क्वेश्चन ऐसे भी देखे होंगे कि हुगली रिवर पे कंट्री लगी थी। हाँ, तो वो वाले जो क्वेश्चन है ना, एक्चुअली में क्या है, वो पहले मसूलीपट्टनम, फिर सूरत के बाद फिर वो यहाँ गए थे, और उनको बॉम्बे डाउरी के रूप में मिल गया था। किससे? पोर्तुगीज़ से नहीं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से। और दूसरी बात, ऑर्डर कभी कभार पूछा जाता है कि कौन पहले आया था कौन लास्ट में। सबसे पहले पोर्तुगीज़, सेकंड नंबर पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी, थर्ड पे ब्रिटिश, और फोर्थ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक एक करके जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको कैसे ना कैसे बाहर कर दिया। जैसे ही डच ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रीटी हो गई थी कि वो यहाँ पर ट्रेड करेंगे इंडोनेशिया में, और ब्रिटिशर्स यहाँ ट्रेड करेंगे, मतलब वो एक दूसरे से अब नहीं लड़ेंगे ना ही इनके काम में,
दखलंदाजी करेंगे। और बाकी तो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैंने बता दिया है। जब भी मैं थोड़ा देख लेता हूँ अगर कुछ याद आ जाए तो। ये देखो फन फैक्ट, ये आइसलैंड पे ग्रास रहती है लेकिन ग्रासलैंड पे आइस रहती है। ये तो फन फैक्ट हो गया, बट ऐसा क्यों होता है? तो उस टाइम पे जिसने इसकी खोज की थी ना, तो वो जिस जगह पर मतलब सबसे पहले लैंड हुए थे, उनने देखा था, और उस टाइम वो चल रहा था विंटर, तो उनने देखा यार यहाँ तो बहुत बर्फ़ है, तो उनने इसका नाम जो है आइसलैंड रख दिया इसका। ठीक है, लेकिन ये एक्चुअली में समर में इसमें एकदम ग्रास रहती है। अब जिसने ग्रीनलैंड की खोज की थी उसने उसका नाम ग्रीनलैंड रख दिया, क्योंकि वो तो समर में गया था, तो हरियाली थी उस टाइम, बर्फ़ नहीं थी, तो इसलिए इनका नाम इतना ज़्यादा एकदम इंटरचेंज सा है। ठीक है, कौन सी ओशियन सबसे ज़्यादा छोटा है, ये क्वेश्चन आता है, तो आर्टिक ओशियन है। बागड़े का तो सबको पता रहता है कि वो पैसिफिक ओशियन है। और ऐसी कौन सी कंट्री है जिसके नाम पे एक ओशियन है, तो वो नॉर्थ कंट्री है इंडियन ओशियन, मतलब इंडिया है कंट्री। ठीक है, और बात बाकी तो जैसे मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि कैपिटल्स वगैरह का ध्यान रखना। एक और चीज़ बता देता हूँ, सबसे बड़ा मंदिर कह लो हिंदू का या फिर सनातन धर्म का जो भी है, तो वो कहाँ किस कंट्री में है। ठीक है, आपको लगेगा अरे यार हिंदू मंदिर है बड़ा तो वो इंडिया में ही होगा, बट ऐसा है नहीं। कंबोडिया के अंदर है, जिसका कुछ ऐसे नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। और सेकंड नंबर पे इधर तमिलनाडु के साइड ही कोई है, तो वो इंडिया में है, लेकिन सबसे बड़ा कंबोडिया में है। ये वाली बात याद रखना आप। ठीक है, ये सिंगापुर की आप लोकेशन देख लो। ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, लोगों को लगता है सिंगापुर काफ़ी डेवलप है तो बड़ा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। सिंगापुर इतना छोटा है, बस उसका नाम ही दिख रहा है, यहाँ लोकेशन में नहीं दिख पा रही है, लेकिन जब भी वो बहुत डेवलप है। ठीक है, क्वेश्चन कभी और आता है कि G7 के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ है, तो आपको कनाडा का नाम तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि ये काफ़ी जगह है। और दूसरी बात जैसे कि, और हाँ, कैपिटल्स के साथ साथ आप लार्जेस्ट सिटी भी याद कर सकते हो। ठीक है, और पता भी होनी चाहिए, जैसे कि कनाडा की लार्जेस्ट सिटी कौन सी, तो टोरंटो है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंट्रीज़ भी हैं जिनके लार्जेस्ट सिटी भी वही है और कैपिटल भी वही है। जैसे चाइना में बीजिंग उसकी कैपिटल है, बट लार्जेस्ट सिटी कौन सी है? शंघाई। देखो ये देखो कोने पे है। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, दिल्ली अपनी कैपिटल है, बट लार्जेस्ट स्टेट तो राजस्थान है। तो किसी किसी का अलग भी रहता है और किसी किसी का सेम भी रहता है, ऐसी बात नहीं है। ब्राज़ील के अंदर अभी वो तो चेंज होगा, इसकी कैपिटल ब्राज़ीलिया, बट पहले थी रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो अभी इसकी इकोनॉमिक कैपिटल है, बट वो इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले अर्थ समिट हुआ था, जिसके अंदर वर्ल्ड की उसको एक टाइप से वर्ल्ड के क्लाइमेट पे लेके बात की गई थी। सबसे पहले अर्थ समिट का हुआ था रियो डी जेनेरियो में। ये आपको इस पे मैप पे दिख रहा हूँ नाम, तो देख लेना। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि काफ़ी आधे घंटे की वीडियो बन चुकी है अब तो अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।